हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज। जैसा कि कल एग्जाम है ओडीसी का, तो उसी वजह से मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर कंप्लीट जो है ओडीसी का जो फर्स्ट यूनिट है उसको कंप्लीट किया है। और ये जो वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। So these are the questions which I am going to cover. Describe the objective of organization change. Explain the compulsion when changes become necessary for an organization. तो इसमें हमने बताना है कि कौन सी forces हैं जो pressurize करती हैं. What are the issue of resistance of change? कि resistance of change क्या होती है, symptoms क्या होती हैं, और हम resistance of change को किस तरह से जो है मतलब coping strategies क्या है जिसके द्वारा हम चेंज को सक्सेसफुल बना सकते हैं. What are the various challenges for the manager to implement the change in diverse work culture? So this is my app, Adism ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है. उसी तरह ओडीसी का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है. तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज का मतलब क्या है. चेंज का मतलब होता है हिंदी के अंदर जैसे हम कहते हैं बदलाव. चेंज इज मेकिंग थिंग्स डिफरेंट, कि जैसे हम पहले करते थे उससे बिल्कुल डिफरेंट वे से करते हैं. एंड एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि जब हम प्रेजेंटली जो काम कर रहे हैं उसके अंदर चेंजेस करते हैं, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जो है चेंज अगर करती है तो दैट इज नोन एज ए चेंज. ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अंदर स्ट्रक्चरल रिलेशन के अंदर चेंज होती है. जब मान लो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है, हम उसको डिविजनल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो डेफिनेटली जब स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन चेंज होती है, तो लोगों का जो रोल होता है वो भी चेंज हो जाता है. चेंज एक पॉजिटिव अप्रोच है और नेसेसरी साइन है फॉर द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, क्योंकि जब हम ग्रोथ और प्रोग्रेस करते हैं तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ता है. चेंज एक पॉजिटिव अप्रोच है, नेसेसरी साइन फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस जो होती है इस वजह से होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, जैसे मैकेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन. और उसी तरह केवल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लेटेस्ट चेंजेस आती हैं, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्री को अपने आप को चेंज करना पड़ता है. और जब भी चेंज होती है तो लोग उसको रिजिस्ट करते हैं, और उसके अंदर जो डिफरेंट रीजन होते हैं, ये पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन चेंज की जो डेफिनेशन है, चेंज मींस ऑल्टरेशन ऑफ स्टेटस क्यू. स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि जो प्रेजेंटली हम काम कर रहे हैं उसके अंदर चेंजेस लेना या मेकिंग थिंग्स डिफरेंट. कीथ डेविस ने इसको डिफाइन किया है, द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रेफर टू एनी ऑल्टरेशन. ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज विच अकर इन द ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऐसी चेंज जिससे ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है. और चेंज एज ए प्रोसेस सिंपली मॉडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, के जो प्रेजेंटली स्ट्रक्चर है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर हम सिंपली मॉडिफिकेशन करते हैं, या जिसके द्वारा हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके अंदर चेंजेस करते हैं. तो ये जो चेंज है अच्छी भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के फीचर जो है, देखो यहाँ पे जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह की चेंज हो तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है. चेंजेस जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट्स पे अकर करती है, बट कहीं पे वो तेजी के साथ हो रही होती है, कहीं पे वो स्लो स्पीड के साथ हो रही है. देखो जब चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकर करती हैं तो उससे लोग इफेक्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी इफेक्ट होती है और दूसरी चीजें होती हैं. चेंजेस रिएक्टिव हो सकती है कि जब फोर्सेस जो है एनवायरनमेंट की हमें प्रेशराइज कर देती हैं, तो जिसके बेसिस पे हम चेंज करते हैं. प्रोएक्टिव होता है जब डेलिबरेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लान चेंजेस करती हैं, तो वो प्रोएक्टिव होती है. चेंजेस जो होती हैं जो कि इनसाइड और एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशराइज करती हैं. नीड क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है. देखो जब ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो करना है तो बेटरमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होना पड़ेगा, जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं.
चेंजेस जो होती है नेचुरल होती है, परमानेंट होती है, ऑनगोइंग प्रोसेस होती है और जो कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशराइज कर देती है, जिसके बेसिस पे वो जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करती है या नई चीजों से रिप्लेस करती है या पुराने मेथड्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करती है। और उसी तरह आज की सिनेरियो के अंदर जो वर्क फोर्स है डेट इज मोर अवेयर, मोर एजुकेटेड, तो एम्पावरमेंट जो है देनी पड़ती है ताकि वो न्यू एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सके, अपने स्किल को अपग्रेड कर सके और अपने अंदर क्रिएटिविटी लगा ला सके। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज की तब भी आवश्यकता होती है जब हम कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है डेट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। तो यहाँ पे होता है कि जो पुराने मेथड्स हैं उनको अपडेट करने की आवश्यकता होती है। और चेंजेस जो होती हैं इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर भी चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से लगता है कि चेंज इज द नीड ऑफ द आवर। और उसी तरह कई बार एक ऑर्गेनाइजेशन जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मर्ज करती है या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बाय करती है, तो उससे भी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है। और उसी तरह जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को भी वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है। और उसी तरह देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि एम्प्लॉयज न्यू थिंग्स लर्न करे, न्यू कस्टमर्स को टैप करे, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट पड़ती है कि वहां पे वो चेंज हो सके। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द चेंज? देखो जो चेंज है कांस्टेंट है, ये मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती रहती है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो करना है, प्रोग्रेस करना है, तो उसको कॉन्स्टेंटली जो है अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। कीथ डेविस ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर चेंज आती है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट होता है। अगर हम एक हिस्से को कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली अदर हिस्से जो होते हैं वो भी उससे इफेक्ट होते हैं। तो नेचर ऑफ चेंज, इंडिविजुअल चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंज। देखो जो लोग चेंजेस जो है लोगों के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है, जहाँ पे लोग जो है अपने एटीट्यूड जो है उसको अडेप्ट करते हैं और चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो ये इंडिविजुअल चेंज होती है। ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, तो जिसकी वजह से लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चेंज जो है दैट कुड बी आइदर थ्रू बिहेवियरल अप्रोच, जिसके अंदर इंडिविजुअल और ग्रुप को चेंज किया जाता है, नॉन बिहेवियरल अप्रोच जिसके अंदर पॉलिसी स्ट्रक्चर चेंज किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी, फिजिकल लेआउट ऑफ वर्क स्पेस। चेंजेस एवोल्यूशनरी होती है कि जो समय के साथ इवॉल्व करती रहती है, रेवोल्यूशनरी भी हो सकती है कि जब लगता है कि ये चेंजेस ऑल ऑफ सडन आकर करती हैं। रिएक्टिव चेंज और प्रोएक्टिव चेंज होती है। देखो प्रोएक्टिव चेंज होती है जब डेलिबरेटली हम चेंज करते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव होती है, डेलिबरेटली वो अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लेके आती है और इसको प्लान मैनर के अंदर इनिशिएट किया जाता है। रिएक्टिव चेंज होती है कि जब बेसिकली जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं वो हमें फोर्स करती हैं कि अब हमें अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द फोर्सेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन चेंज। एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक टास्क फोर्स, इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि बाहर होता है, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, चेंजेस इन पीपल्स रिक्वायरमेंट, कंपटीशन बढ़ जाता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशराइज करती है। अब देखो जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज आती रहती है। आज का जमाना जो है ऑटोमेशन का है, कंप्यूटराइजेशन का है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इस वजह से क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही है उसी के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करना पड़ेगा। उसी तरह पॉलिटिकल फोर्सेस का मतलब होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर किस तरह की गवर्नमेंट है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, और उसी तरह जो पॉलिटिकल फोर्सेस बाहर है उनका हमारे पे क्या इन्फ्लुएंस है। तो गवर्नमेंट और जो बिजनेस हाउसेस हैं उनका रिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, तो वो सारी चीजें जो है हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। मार्केटिंग कंडीशंस कैसी हैं? देखो मार्केट के अंदर जो लोग हैं उनका डेमोग्राफिक कैसे चेंज हो रहा है, जैसे न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनोवेशंस आ रही है, मार्केटिंग के अंदर भी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केटिंग कंडीशंस फोर्स करती है कि हमें मार्केटिंग कंडीशंस में जो चेंजेस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। उसी तरह लोगों की जो जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लिबरलाइजेशन, डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इकोनॉमिक चेंजेस इकोनॉमी के अंदर अकर हो रही है, तो वहाँ पे जरूरत है कि आजकल जो फोर्स चाहिए वो टेक्नोक्रेट एंड न्यूली स्किल चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप चेंज करना पड़ेगा। और रिसोर्सेज जो होते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव और लिमिटेड हो रहे हैं। उसी तरह डेमोग्राफिक एंड सोशल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वहां पे ज्यादा जॉब चाहिए होगी। उसी तरह जैसे जैसे एजुकेशन नॉलेज एक्सप्लोर कर रही है, तो जो कंज्यूमर है दे आर बिकमिंग मोर अवेयर और उनकी एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो रही है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो है सोशल चेंजेस भी बड़ी फास्ट स्पीड के साथ हो रही है। तो जैसे अब नीड है सोशल इक्वालिटी की, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन, मोर एम्पावरमेंट टू वुमेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, न्यू चैलेंजेस जो है ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है। तो मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसको ये सोशल नॉर्म जो है फॉलो करने पड़ते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर है कि जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसके अंदर डेफिशिएंसी क्या है, चेंजेस इन मैनेजरियल स्टाफ, वर्कफोर्स जो है काफी डाइवर्स है, जैसे मेल और फीमेल है, तो फीमेल भी अब पार्टिसिपेट कर रही है। उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, डाइवर्स स्टेट से आते हैं, तो प्रॉब्लम होती है कि वर्कफोर्स जो है डाइवर्स है, तो उसको हमने किस तरह से हैंडल करना है। मर्जर एंड एक्विजिशन, उसी तरह इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन है, तो हमें लोगों को जरूरत पड़ती है कि उनको न्यू स्किल सिखाई जाए। उसी तरह बिजनेस के अंदर न्यू स्ट्रैटेजीज, डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट होता है कि जब एक पार्ट में चेंजेस आती हैं तो डेफिनेटली वहां पे चेन इफेक्ट शुरू हो जाता है। और उसी तरह जब कोई क्राइसिस होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रेशराइज कर देती है। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि जैसे डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, तो ये भी हो सकता है कि जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो सुपरवाइजर से मैनेज नहीं हो रहा, और जो मैनेजेबल लेवल है हायरार्की के अंदर बहुत ज्यादा लेवल्स हैं, कोऑर्डिनेट नहीं करते, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है फोर्स करती है कि हमें चेंज होना चाहिए। उसी तरह मैनेजरल पर्सोनल के अंदर चेंजेस आती हैं, ओल्ड मैनेजर जो होते हैं न्यू मैनेजर से रिप्लेस हो जाते हैं, वो इसलिए रिप्लेसमेंट हो जाती है रिटायरमेंट की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से या प्रमोशन या ट्रांसफर की। और जब भी कोई बंदा हाई पोस्ट पे आता है तो उसके साथ उसकी अपनी आइडियोलॉजी आती है, तो जिसके अकॉर्डिंगली जो है काम करने का स्टाइल जो है चेंज हो जाता है, तो लोगों को चेंज होना पड़ता है। चेंजेस इन द ऑपरेटिंग पर्सोनल, उसी तरह जो वर्कफोर्स है उसका प्रोफाइल भी चेंज हो रहा है। जो आज का वर्कर है वो ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा क्वालिफाइड है, तो वो ह्यूमन वैल्यू और अथॉरिटी को भी क्वेश्चन करता है, उसको मोर एम्पावरमेंट चाहिए, मोर ऑटोनॉमी चाहिए। चेन इफेक्ट जैसे डोमिनो इफेक्ट है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से में आती है तो डेफिनेटली वो दूसरे हिस्सों को भी इफेक्ट करती है। जैसे नया डिपार्टमेंट बनाया जाता है तो वहां पे नए मैनेजरल पोस्ट बनती है, तो अदर डिपार्टमेंट के अंदर भी रीएलोकेशन होती है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक हिस्से में चेंजेस होती है तो वो दूसरे हिस्से को भी इफेक्ट करती है। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस, रिएक्टिव चेंज दैट इज ब्रॉट बाय द मैनेजमेंट अंडर प्रेशर। जैसे देखो आपने घर के अंदर जो है बालकनी के अंदर एक गमला रखा हुआ है, अब रोज देखते हो कि गमला जो है गिर सकता है बट आप कोई एक्शन नहीं लेते, एक दिन गिर जाता है तो उसके बाद आपको समझ आती है कि गमला यहाँ नहीं रखना था। तो ये रिएक्टिव चेंज कि जब प्रेशर के अंदर हमें लगता है तो हम तब चेंज करते हैं। प्रोएक्टिव होता है जब डेलिबरेटली हम चेंज करते हैं, सिस्टमैटिक मैनर के अंदर करते हैं। प्लान चेंज जो होती है, प्लान ऑल्ट्रेशन होती है जो हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर लेके आते हैं और इसको हम चेंज एजेंट के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडिविजुअल लेवल चेंज होती है कि जब हम इंडिविजुअल की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे जॉब इलार्जमेंट के अंदर उसको जॉब का कुछ और पार्ट दे दिया जाता है या उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, जॉब जॉब के अंदर रीडिजाइनिंग हो जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि ग्रुप लेवल चेंजेस के अंदर देखो जैसे वर्क फ्लो, जॉब डिजाइन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंस, स्टेटस सिस्टम, कम्युनिकेशन। तो मैनेजर जब भी चेंजेस को इनकॉर्पोरेट चेंजेस लाते हैं तो ग्रुप चीजों को भी ध्यान में रखना है। जैसे इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं वो मेजर चैलेंजेस पोज करते हैं। फॉर्मल ग्रुप जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर ग्रुप बने होते हैं वो भी रेजिस्ट कर सकते हैं क्योंकि यूनियन प्रेशर डालती है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेंजेस होती है, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे होती है। मेजर प्रोग्राम जो कि इंडिविजुअल और ग्रुप को भी इफेक्ट करते हैं, जैसे चेंज ऑफ गोल और स्ट्रैटेजीज,
या नई लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर एंटर करना या ज्वाइंट वेंचर या दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चेंजेस होती हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट लेवल को इन्वॉल्व करती हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है तो वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी चेंज हो जाते हैं। उसी तरह प्रोसेस ओरिएंटेड चेंज जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज करते हैं। लोगों के अंदर जैसे ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप कोहेसिवनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। स्ट्रैटेजिक चेंज होती है जब हम ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन एंड एम के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है कि जब भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है तो लोग उसको रेजिस्ट करते हैं। तो इसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। तो रेजिस्टेंस ऑफ चेंज के क्या रीजंस हैं और कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या है कि जिसके द्वारा हम जो है ये रेजिस्टेंस को दूर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाई इंडिविजुअल रेजिस्ट टू चेंज, सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंजेस जो है नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट लोग इसको रेजिस्ट करते हैं। देखो जब भी चेंज होती है तो इसको लोग जो है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। इनिशियल लेवल पे वो इसको रेजिस्ट करते हैं क्योंकि देखो जब चेंज होती है तो हमें काम को नए मेथड से करना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, न्यू हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो जब भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है तो लोग उसको रेजिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस होती है ओपन भी हो सकती है, हिडन भी हो सकती है और इसका इम्पैक्ट काफी इकट्ठा भी हो सकता है। इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड रेजिस्टेंस टू चेंज है जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल डिस्प्लेसमेंट, फियर ऑफ अननोन, पीयर प्रेशर, जिसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जब इंडिविजुअल जो होता है, जो व्यक्ति जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जब वो रेजिस्ट करता है, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर है, फियर दैट टेक्नोलॉजी विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है तो मेरे को तो ये आती नहीं है, मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा। उसी तरह जब ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन होता है तो उसको लगता है कि मेरा तो काम ही कम हो गया, अब मेरी इंपॉर्टेंस ही कम हो जाएगी और मेरे को हो सकता है डिमोट कर दिया जाए या मेरे को पहले से कम सैलरी हो। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, नई स्किल और टेक्निक कोई भी लर्न करना नहीं चाहता। तो उसी तरह क्या होता है कि उस वक्त उसके अंदर डर होता है तो वो उसकी इम्प्लीकेशंस नहीं अंडरस्टैंड करती, तो वो सिलेक्टिव परसेप्शन से उसका गलत मीनिंग निकालते हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे वो रेजिस्ट करते हैं कि दे विल नॉट बी कंट्रोलिंग द होल थिंग, उनके पास कुछ पार्ट ही जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करते हैं। फियर ऑफ लेसनिंग ऑफ कि उनका रोल कम हो जाएगा, उनका स्टेटस कम हो जाएगा। और वर्कर जो होते हैं अपनी हैबिट्स के बेसिस पे काम करते हैं, तो वो हैबिट्स को चेंज नहीं करना चाहते। सोशल फैक्टर्स होते हैं कि उनको लगता है कि सोशल सेटअप नया आ जाएगा तो नए लोगों के साथ उनकी बन नहीं पाएगी, तो इस वजह से अपने डिपार्टमेंट से वो मूव नहीं करना चाहते। तो इसी वजह से उनको लगता है कि ये जो चेंजेस हैं सिर्फ एम्प्लॉयर को ही बेनिफिशियल है, एम्प्लॉय को नहीं है। और उसी तरह उनको लगता है कि जो हमने सीखा हुआ है वो सारा आउटडेटेड हो जाएगा। तो नेचुरली ये इस वजह से वो इसको चेंज नहीं करना चाहते। कई बार पर्सनल रीज़न भी होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा हम काम करें तो अच्छा तो था, उसमें चेंज करने की क्या आवश्यकता है? और कोई अननोन फ़ियर भी होता है जो उनको चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करने देता। तो ये होता है कि टेक्नोलॉजी अगर लागू हो जाती है तो हम बेरोज़गार हो जाएँगे, हमारे काम के घंटे कम हो जाएँगे, हमें डिमोशन हो जाएगी, हमें इंसेंटिव कम मिलेंगे। पीयर प्रेशर भी होता है कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो भी प्रेशराइज़ डालते हैं, जो ग्रुप के साथ हमें एसोसिएट करते हैं कि आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। थ्रेट टू पावर मैनेजमेंट और हायर अथॉरिटी में थिंक द चेंज एज़ अ पोटेंशियल थ्रेट टू देयर पावर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, जब चेंजेस आते हैं तो उनको लगता है कि हमारी पावर जो है कम हो जाएगी। और उसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज आता है तो न्यू चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, न्यू लाइन्स ऑफ डिफाइंड अथॉरिटी है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिजायरेबल चेंजेस नहीं ला पाती, तो जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करती है। ग्रुप प्रेशर भी होता है, एज ए इंडिविजुअल ही और शी इज रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस, बट ग्रुप नॉर्म जो होते हैं वो कंस्ट्रेंट्स डालते हैं।
सम कॉस्ट उसी तरह क्या है कि देखो जो ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हमने फिक्स एसेट के अंदर काफी सारा पैसा इन्वॉल्व किया है और अगर हम चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस जो होती हैं तो ये फिक्स एसेट एब्सोल्यूट हो जाएगी, सम कॉस्ट हो जाएगी और इसके अंदर हम कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। सिम्टम्स क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब इंडिविजुअल का इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है कि वो एग्रेसिव हो जाता है और बात बात पे वो लड़ने को दौड़ता है और कई बार स्ट्राइक भी हो सकती है या ऐसा भी हो सकता है वो अपने काम के प्रति इंडिफरेंट हो जाए, किसी चीज में इंटरेस्ट ही ना ले, एब्सेंटिज्म हो जाए, जानबूझ के काम को स्लो करे, लेजीनेस हो जाए, एंजाइटी और टेंशन उसके फेस पे रहती है, काम को स्लो कर देता है या स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो ये सिम्टम्स है। देखो जब भी रेजिस्ट करते हैं तो उसके नेगेटिव साइड तो होते ही है बट पॉजिटिव साइड भी होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है जब वर्कर्स रेजिस्ट करते हैं तो प्रपोजल को री एग्जामिन करती है। कई बार क्या होता है कि जब रेजिस्टेंस होती है तो लोग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। तो उसी तरह क्या है कि एम्प्लॉय के इमोशन जो है पुराने सिस्टम के साथ कितने हैं तो उससे भी इंटेंसिटी का पता चलता है। नाउ वी विल सी कोपिंग स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम जो रेजिस्टेंस टू चेंज है उसको कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे होता है कि देखो जब हमने चेंजेस करनी है तो जो चेंजेस जिन लोगों को इफेक्ट करेगी उनको चेंज प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जा सके, तो वो नए आइडियाज लेके आ सके, न्यू ओपिनियन लेके आ सके। उसी तरह ऑब्टेनिंग कमिटमेंट, तो यहाँ पे है कि जब वो एक्चुअल मैकेनिज्म चेंज का है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका कमिटमेंट लेवल जो है बढ़ जाता है, तो वो डेडिकेशन के साथ जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और उसी तरह लीडर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, जो कैपेबल लीडर होता है, जो इंडिविजुअल लेवल पर रेजिस्टेंस होती है, जो डाउट्स होती हैं उनको वो क्लियर करता है, कंड्यूसिव क्लाइमेट जो है बिल्ड करता है। और यहाँ पे ट्रेनिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ट्रेन किया जा सकता है, उनकी साइकोलॉजिकल जो डाउट्स होते हैं उनको लिया जा सकता है, बताया जा सकता है कि ये चेंज जो है डेट इज फॉर देयर बेटरमेंट। और उसी तरह देखो जब पार्टिसिपेशन होगी तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, कमिटमेंट लेवल भी होता है और जो डिसीजन मेकिंग है वो भी क्वालिटी हो जाती है। और उसी तरह जो चेंज एजेंट है वो काफी सारे सपोर्टिव एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को अंदर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इंडिविजुअल लेवल पे है वो रेजिस्टेंस कम हो सके, क्योंकि वो उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके डाउट्स को दूर करते हैं। और उसी तरह जो पावरफुल पर्सन जो कि रेजिस्ट कर रहे हैं उनके साथ नेगोशिएशन हो सकती है, वो दूसरे लोगों को चेंज करें। Coping strategy or management of resistance to change, participation, their participation can reduce the resistance, commitment level increase हो सकता है। और उसी तरह मैनिपुलेशन एंड कोऑप्शन से, देखो जहाँ पे सीधी उंगली से की नहीं निकलता तो वहां पे टेढ़ी उंगली से भी कई बार ऑर्गेनाइजेशन निकालती है कि वो चीजों को डिस्टॉर्ट करती है ताकि उनकी जो है पार्टिसिपेशन मिल सके, तो मैनिपुलेट करती है, तो वो लीडर्स को बाय कोच लाने की कोशिश करती है या जोर जबरदस्ती जो है वो लोगों से चेंज करवाती है। ग्रुप लेवल पे होता है कि ग्रुप के मेंबर्स को कांटेक्ट किया जाता है और यहाँ पे होता है कि देखा जाता है कि वो उस ग्रुप के अंदर देखा जाता है कि कौन से ग्रुप मेंबर्स हैं जो कि पावरफुल हैं, उनके साथ बातचीत की जाती है, उनके डाउट्स को दूर किया जाता है और उनके रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व किया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ग्रुप के अंदर उनके डायनामिक्स बढ़ सके, ग्रुप कोहेसिवनेस बढ़ सके और वो समझ सके कि ये चेंजेस उनके लिए नेसेसरी है। और उसी तरह गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज की साइकोलॉजी को समझना। एम्प्लॉय देखो कभी भी चेंज नहीं चाहता, उसको होता है कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ मुझे वैसे ही काम करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक स्टेटस को, जैसे हम काम कर रहे हैं दैट इज द बेटर वे, बेस्ट वे। तो इसलिए क्या है कि लोगों की साइकोलॉजी को समझो। एम्प्लॉय जो है चेंजेस इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रिपेयर होने चाहिए, उनको एजुकेट करो, उनको अवेयर करो कि इस चेंज की पॉजिटिव साइड क्या है और उनको इन्वॉल्व करो। उसी तरह प्लान चेंज जो होती है जिसके अंदर डेलिब्रेट वे में चेंजेस लाई जाती हैं जो कि प्रोएक्टिव होती है, जो कि पहले से देखा रहता है एनवायरनमेंट के अंदर ये चेंजेस हो सकती हैं, तो उसके अंदर सिस्टमैटिक मैनर के अंदर चेंजेस जो है लाई जाती हैं। प्लान चेंजेस जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंज भी हो सकती है कि जिसमें हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर क्या चेंज आ रही है।
तो किस तरह से आने वाले सिनेरियो के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर को अफेक्ट कर सकती है। हमारी जो डाटा है उसकी ऑटोमेशन हो सकती है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो सकती है, टास्क रिलेटेड चेंज के अंदर चेंजेस हो सकती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को मोटिवेट करना होता है, उनकी परफॉर्मेंस को हाई क्वालिटी वर्क जो है इम्प्रूव करना होता है। स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंज होती है कि जिसमें हायरार्की लेवल बढ़ जाते हैं, और जैसे पहले वो फंक्शनल थी अब डिविजनल है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, लाइन एंड स्टाफ फंक्शनल अथॉरिटी जो है चेंज हो जाती है।